सो यहाँ पे आपके पास एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चंस दिया हुआ है। अभी तक आपने जितने भी कॉन्सेप्ट को डील किया है उस पर ये आपको सवाल का जवाब देना है। तो आप अपनी आंसर एबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके पास है कि व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। कह रहा है कि एक एक्वेटिक एनिमल्स हैं और दूसरा क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। तो ज़्यादा बेनिफिट किसको होता है रिस्पिरेशन के तौर पे, किसको होता है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को होता है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, वो लैंड में रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, हवा में ज़्यादा होता है, यानी कि हायर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज़ मच हायर दैन इन वाटर। क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स किसको बोलते हैं, जो पानी में रहते हैं। तो पानी से ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा किस में होती है, हवा में होती है। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो ज़मीन में रहते हैं, तो ये हवा से ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन का मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, हवा में होता है। कहाँ पे, एयर में होता है। किसके कंपैरिजन, वाटर के कंपैरिजन में। तो एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन, तो हवा में कितना ऑक्सीजन होता है, 21% होता है। जबकि वाटर में जो है वो डिज़ोल्व होता है ऑक्सीजन, जो कि सिर्फ 1% होता है। तो ज़्यादा एडवांटेज किसको मिलेगा रिस्पिरेशन करने में, डेफिनेटली जो ज़मीन पर है, मतलब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को मिलेगा। एक्वाटिक एनिमल्स को क्या होगा, बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि उनको जो डिज़ोल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा ऑलरेडी बहुत कम है। ठीक है, तो एक तो ये कारण आप लिखोगे। दूसरा कारण क्या लिखना है आपको, इफ़िशिएंट रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपका टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा मैक्सिमाइज वाला फॉर्म में होता है। और जबकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका जो रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशलाइज्ड रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, जैसे कि क्या उनके पास होता है, लंग्स हुआ करता है, दैट आर हाईली इफिशिएंट एट एक्सट्रैक्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो ये एयर से क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को खींच लेता है, क्योंकि लंग्स में क्या होता है, एल्वोली होता है, वो मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड कर देता है ऑक्सीजन को अपने अंदर सोखने के लिए। ठीक है, एंड दीज स्ट्रक्चर हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। तो ये जो लंग्स में मौजूद है एल्वोली, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, जिसके वजह से क्या होता है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन जो है वो इफ़िशिएंट तरीके से अपटेक कर पाते हैं। तो एक तो ये है, एक तो यहाँ पे पहला देख लिया कि हायर ऑक्सीजन एबिलिटी होने के कारण होता है। दूसरा, इफ़िशिएंट रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास, इसलिए भी उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। एंड थर्ड इज़ लोअर एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब इसका क्या मतलब है कि बिकॉज एयर हैज़ हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि जो एयर है वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है। एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म डू नॉट नीड टू ब्रीथ एज फ्रिक्वेंटली और एज रैपिडली एज aquatic animals to obtain the same amount of oxygen. This means they expend less energy on respiration. तो देखिए अब क्या है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन लेने के लिए जल्दी क्या करना पड़ता है, गिल्स के माध्यम से सांस लेना छोड़ना पड़ता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना पड़ता है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करना पड़ता है कि उतना जल्दी नहीं करते, मतलब कि एनर्जी उनका कम खपत होता है रिस्पिरेशन में। ठीक है, सो ये चीज़ें भी हम लोग देखते हैं कि लोअर एनर्जी एक्सपेंडिचर का खर्चा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे कि हर हालत में क्या है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है इनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के मुकाबले। ठीक है, तो किन किन बातों में मिलता है ये मैंने 3 पॉइंट में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अब आप अपनी आंसर एबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट आर the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organism। कह रहा है कि बताइए क्या क्या अलग वेज हो सकते हैं जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, क्या प्रोवाइड करने के लिए,
एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेटर डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया गया था कि जो आप ग्लूकोज लेते हैं यानी कि C6H12O6 लेते हैं, साइटोप्लाज्म में होता है, फिर वो कन्वर्ट होता है किस में, पायरूवेट में। फिर जहाँ पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और ईस्ट अगर होगा तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जहाँ पर ऑक्सीजन का लैकअप होगा वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे मसल्स वगैरह में दर्द वगैरह पैदा हो जाना इस टाइप का। और थर्ड इज़ क्या है कि अगर जहाँ पर ऑक्सीजन होगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ये चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और लॉट ऑफ एनर्जी मिलेगा। तो ये डिफरेंट वेज हैं ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के। ये 3 मेथड्स आपको यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरह से ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया गया। तो इसी को आप चाहें तो फिर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं या डायग्राम को आप अच्छे से बना के समझा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। कह रहा है कि ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ह्यूमन बींग्स में कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देखिए इस सवाल का जवाब ट्रांसपोर्टेशन वाले आपके टॉपिक में भी बेटर ढंग से मिल सकता है, लेकिन अभी इसमें भी हम लोग छोटा मोटा आंसरिंग जो है वो कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रिस्पिरेटरी पिगमेंट नाम का चीज़ होता है, ठीक है, और ये ज़रूरी होता है एनिमल्स के लिए। तो रिस्पिरेटरी पिगमेंट में किसका नाम आता है, हेमोग्लोबिन का नाम आता है। हेमोग्लोबिन क्या होता है, ये जो लाल कलर आपको दिखाई दे रहा है ब्लड में, एक्चुअली हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण दिखाई देता है। और ये क्या करता है, ये इसको सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करता है, ऑक्सीजन से, यानी कि ऑक्सीजन जल्दी चिपकता है हेमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे रिस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कहाँ पे सॉल्युबल होगा, वाटर में होगा। ठीक है, एंड मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन ब्लड। और ये ब्लड में क्या करता है, डिजॉल्व फॉर्म में जो है वो जाया करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, हाउ आर द लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और मैक्सिमम सवालों में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में भी। तो इसमें बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि जो लंग्स हैं उस लंग्स को कैसे डिज़ाइन किया गया है ह्यूमन बींग्स में ताकि मैक्सिमम एरिया मतलब कवर कर सके एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो आप इसमें बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं आप, चाहे तो पॉइंट टू पॉइंट जिस तरह से आपको एक्सप्लेन किया गया था वैसा कर सकते हैं, या पूरा एक पैसेज में लिख सकते हैं। और इसमें सारे पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा कैसे कैसे इसमें जवाब देना है। ह्यूमन बींग्स आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज थ्रू सेवरल की फीचर्स। तो ये लाइन कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है, आगे देखते हैं। द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू ब्रोंकी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया क्या है, 2 ब्रोंकी में देख रहे हैं आप यहाँ पर डिवाइड हो गया, विच ब्रांच इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स एंडिंग इन एल्वोली क्लस्टर्स। अब आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारा देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह का एल्वोली आपको दिखाई देगा। ठीक है, विथ अराउंड 300 मिलियन एल्वोली पर लंग। ठीक है, तो देख लिए लगभग 300 मिलियन एल्वोली पर लंग्स में। द टोटल सरफेस एरिया इज कंपेरेबल टू द टेनिस कोर्ट। ये टोटल टेनिस कोर्ट के बराबर हो जाता है। ठीक है, द एल्वोली हैव थिन। एल्वोली जो होता है बहुत ही थिन हुआ करता है, 1 सेल थिक हुआ करता है, walls for easy gas diffusion and are surrounded by dense capillary network ensuring efficient gas exchange। तो गैस का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ से होता है, एल्वोली से होता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए। एंड देयर मोस्ट इनर सरफेस हेल्प्स डिजॉल्व गैसेस एंड द लंग्स elasticity allows for effective expansion and contraction during breathing. The breathing mechanism ensure continuous airflow, adding in the efficient exchange of oxygen and carbon dioxide। तो पूरा आप एल्वोली के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस प्रकार से ये ज़्यादा मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए प्रोवाइड करता है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो जो आपको मैंने लेक्चर दिया था उस लेक्चर के दौरान भी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उस पॉइंट्स को भी अगर आप लिख सकते हैं तो बेटर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके जवाबों को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।
और इसको आप अपने तरीके से क्या करें, प्रैक्टिस करें।